नमस्कार, मैं हूं अखिलेश नामदेव। एनडीटीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंक चुका है। चुनाव पर चर्चा को लेकर एनडीटीवी ने खास कार्यक्रम की शुरुआत की है। चुनाव पर चर्चा, इसको लेकर आज हम पेंड्रा के महल में स्थित है। सदगढ़ जमींदारी में एक पेंड्रा का जमींदार का यह महल। आज हम पेंड्रा के उस स्थान पर खड़े हैं जहां कोरबा और बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की सीमाएं शुरू होती हैं। आज चुनाव पर चर्चा का विशेष कार्यक्रम लेकर हम पेंड्रा गढ़ी पर इस चुनाव की चर्चा में उन लोगों के बीच कर रहे हैं जो एक ही सहपाठी दोस्त हैं, लेकिन चुनाव को लेकर इनकी मतें कितनी अलग अलग हैं, इस पर हम खास कार्यक्रम लेकर अपने दर्शकों के बीच लेकर आए हैं। हम सबसे पहले इस राजमहल में जो राजा हैं उनसे बात करेंगे कि इस चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है, राजनीतिक दखलंदाजी क्या राजमहल की आज भी छत्तीसगढ़ में जिंदा है, इस सभी को लेकर पहले उनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा एनडीटीवी के इस कार्यक्रम में पेंड्रा के राजा उपेंद्र बहादुर सिंह का, जो राजमहल से इस बात को रखेंगे कि लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम आएगा, क्या इनकी दखलंदाजी रहेगी। सबसे पहले उपेंद्र बहादुर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंक चुका है। क्या लगता है कि क्या किस बात को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे इस लोकसभा चुनाव में? इस लोकसभा चुनाव में भी जो वर्षों से चल रहे थे मुद्दे, जल और जंगल जमीन, इन्हीं पे ही ये फोकस रहेगा। और 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से जिस तरह से लगातार 10 साल से वो काम कर रही है, और आने वाले समय में भी बहुत सारे ऐसे उनकी योजनाएं हैं और कार्यक्रम हैं कि ऐसा लग रहा है कि इस आने वाले 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी इस देश में। जिस तरीके से बदले हुए परिदृश्य में अब वर्तमान में हालांकि राजतंत्र रहा नहीं, लोकतंत्र चल रहा है। जमींदारों में छत्तीसगढ़ का ये गढ़ है, पूरा छत्तीसगढ़ का इलाका। गढ़ों की क्या स्थिति है और राजनीतिक रूप से इनकी कितनी दखलंदाजी है? किन्हीं भी गढ़ों की राजनीतिक रूप से दखलंदाजी जो पुराने समय में जो भी राजा थे, वो अभी के वर्तमान के जो कलेक्टर हैं जो दायित्व निभा रहे हैं वही राजा अपने एरिया में निभाता था। तो निश्चित रूप से उनके अपने अलग टचमेंट हैं जो पहले थे, अभी आज भी हैं। तो वो टचमेंट निश्चित रूप से राजनीति में भी पूरे साथ में रहते हैं। और आपका मानना है दखलंदाजी है? बिल्कुल बिल्कुल दखलंदाजी रहती है। बिल्कुल। तो राजघरानों का अपना एक अस्तित्व है, बना हुआ है। राजनीतिक पार्टियां इसकी समय समय पर लाभ हानि को देखकर इनको राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत इनका उपयोग भी करते हैं। चुनाव को लेकर जिस तरीके से गर्मी बढ़ी हुई है और छत्तीसगढ़ में 3 चरणों का चुनाव होना है, मैं एक बात विशेष बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को। ये जो टीम बैठी हुई है ये सहपाठी है। चूंकि अलग अलग मंच पे अलग अलग लोगों से बात करनी है, सहपाठियों का ये मंच है, लेकिन इनमें कितनी मत भिन्नता है इसको लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। चुनाव को लेकर कितनी मत भिन्नता है। जी भाई साहब, नाम बताएंगे? निर्माण जायसवाल। निर्माण जी, आप राजनीतिक रूप से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं जी। ये चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं? इस चुनाव को मेरा मानना है कि ये चुनाव एक तरफ मजबूत मोदी जी की सरकार है, दूसरा तरफ बिखरा हुआ विपक्ष है, और जो कि अभी तक अपनी सीटों तक की घोषणा नहीं कर पा रहा है। गठबंधन के साथी सब इधर उधर हो गए हैं, कोई अपने अपने मन से सब घोषणा किए जा रहे हैं। इसीलिए प्रथम दृष्टया देखने पर तो ये लगता है कि एनडीए आगे बढ़ चुकी है इस चुनाव में। ये तो समीक्षा हो गई, आपको नजरिया क्या है कि क्या होना चाहिए? जिस तरीके से इस वर्तमान में जो लोकसभा में जो मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है और जो विपक्ष है, क्या हो रहा है इस पूरे घटनाक्रम में? एक बार पुनः इस सरकार को आना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो देखिए, सीधे तौर पर इन्होंने कहा है कि एक बार फिर इस सरकार को आना चाहिए। और क्यों आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, इसमें इन्हीं जो सहपाठी साथी हैं इनसे बात करूंगा। कि भाई साहब, पहले नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम नितिन छावरिया है। और जी, जैसा कि अभी बताया कि जिस तरीके से 2014 से चुनाव में लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार रही, इस चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं? ये चुनाव अब जनता
नरेंद्र मोदी के एक जैसे व्यवहार, एक जैसी सरकार, और कहीं भी लोकतंत्र तो है ही नहीं। अब अब यहाँ पे पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप चालू हो चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी अभी लगातार इनके इनके हर फैसलों के मतलब के विपक्ष में अपना पक्ष दिया है, फैसला सुनाया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जिस प्रकार से वसूली की गई है, वसूली क्या कहेंगे हम इसको, इन्होंने तो पूरे देश की, पूरे सिस्टम को ही पूरा सत्यानाश करके रख दिया है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आदि डिपार्टमेंट का इतना दुरुपयोग आजादी से लेकर के आज तक कभी हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ये अभी अभी का डिसीजन है, और आने वाले 20 डिसीजन अभी सुप्रीम कोर्ट में और पेंडिंग है, जो कि चुनाव के पहले सब आ जाएंगे। उसके बाद इस सरकार का जो भी चेहरा है, सब का सब बेनकाब होगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इस देश में कोई नहीं है, माननीय न्यायालय से बड़ा लोकतंत्र में कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अभी 20 डिसीजन जब और देगी, इनके खिलाफ ही पूरे के पूरे डिसीजन आने हैं, क्योंकि इन्होंने आज तक 2016 से, नोटबंदी के बाद से लेकर के पूरी तरीके से इस देश में तानाशाही ही चल रही है। कहीं भी लोकतंत्र आपको दिखाई देता नहीं है। तानाशाह का एक बड़ा तमगा, एक बड़ा धब्बा कहते हैं, अगर लोकतंत्र में कहें तो तानाशाह का एक बड़ा धब्बा लगाया है। देखिए कितनी मत भिन्नता है, डेली बैठने वाले लोग हैं ये लोग। एक तरफ कहते हैं कि सरकार ये रिपीट होनी चाहिए, दूसरी तरफ इन्हीं के बीच निकल के आया कि 2024 में जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये तानाशाह हैं। तो अब मेरे साथी और हैं, मैं इनसे बात करूंगा। निर्माण भाई, इन्होंने कहा कि तानाशाह है, किस तरीके की तानाशाही देखते हैं? काहे का तानाशाह है, पहले मैं ये बोलता हूँ कि जब दो बार लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो है जनता सीधे सीधे चुनकर भेज रही, तो इसमें तानाशाही जैसी कोई बात नहीं है। जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, और एक बार नहीं दो बार प्रचंड बहुमत से बनाया है, तो इसमें तानाशाही जैसी कोई बात नहीं है। अगर लोगों को लग रहा होगा कि तानाशाही नहीं है, तो परिणाम उसके विपरीत आ जाएंगे। उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो कटाक्ष किया है। हमारे साथ इन्हीं बीच में कुछ व्यापारी मित्र भी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या देखते हैं इस चुनाव को, किस नजरिए से देखते हैं? भाई साहब नाम बताएंगे। विकास जायसवाल नाम मेरा। विकास जी, क्या देखते हैं इस चुनाव को, किस नजरिए से देखते हैं? अब हम तो चाहते भी जो भी सरकार आए, थोड़ा व्यापारियों को व्यापार करने के लिए कुछ जैसे अब हम लोग जीएसटी पटाते पटाते थक गए, लेकिन और हमारा व्यापार भी अभी इस समय बहुत मंदी के दौर से गुजर रहा है, और हम चाहते जो भी सरकार आए व्यापारियों के लिए कुछ उनके लाभ के लिए सोचे और उनके हित के लिए कुछ करे, कुछ और ऐसे योजनाएं बनाए जिससे व्यापारी वर्ग को लाभ हो, ऐसा हम लोग का मानना। आपने कहा जो भी सरकार आए, तो क्या इस सरकार की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है आप? अभी तो ऐसा बोल नहीं सकते संतुष्ट है कि नहीं है, लेकिन व्यापार बहुत मंदा है। अब हो सकता है सरकार की वजह से या सरकार की नीतियों की वजह से कुछ व्यापारी कुछ बोल नहीं सकते अब उसके लिए। मतलब देखिए, दबी जुबान में बात हो गया कि व्यापारी कुछ बोल नहीं सकते। इसी को अगर दबी जुबान में अगर इन्होंने कहा है कि व्यापारी कुछ बोल नहीं सकते, मतलब पीड़ा जरूर है। इस पीड़ा को किस तरीके से देखते हैं? हमारे साथ और कुछ मित्र हैं, ये क्या कहते हैं इस पीड़ा को, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे लोकतंत्र में जो चल रहा है? 2024 का चुनाव है, एक सशक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी देश में राज कर रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से राज कर रही है। आगे भी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल बना हुआ दिख रहा है। पर मैं जो भी गवर्नमेंट आएगी उससे बोलना चाहूँगा, मैं नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी आएगी कि कांग्रेस आएगी कि जो एक और कुनबा है वो आएगा। जो भी आएगा मैं उससे बोलूँगा कि वो व्यापारियों के लिए सोचे। जो व्यापारी आज इतना परेशान है, जीएसटी के लिए परेशान है, जीएसटी के लिए इतना मतलब थोड़े डेली नए नियम आ जा रहे हैं व्यापारियों के लिए, उससे बहुत परेशान है। मैं उनसे बोलूँगा कि कम से कम व्यापारियों को सहूलियत दे, कम से कम व्यापारी अपनी इस जो उनके मन में जो व्यापार के प्रति है उसको थोड़ा सा सहज करे, सरल करे, जिससे हम अपना व्यापार आगे बढ़ा सके। तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि कम से कम जो भी गवर्नमेंट है व्यापारियों के लिए सोचे कैसे उनको कार्य करना। तो व्यापारी वर्ग थोड़ा सा नाराज है, मुझे इन बातों से समझ में आ रहा है। व्यापारी वर्ग असंतुष्ट है,
उन्हें इस राज्य व्यवस्था जो चल रही वर्तमान, इससे कुछ दिक्कतें हैं। जीएसटी को लेकर बहुत सारी दिक्कतें समझ में आ रही हैं, ताकि जिसको लेकर संशय की स्थिति है, क्या व्यापारी वर्ग वास्तव में, छोटा व्यापारी, मैं जिस वर्ग के बीच बैठे हूँ ये बड़े व्यापारी नहीं है, छोटा सा कस्बाई इलाका है ये गौरेला पेंड्रा मरवाही का। इस कस्बाई इलाके में बड़ा व्यापार नहीं है, छोटे छोटे व्यवसायी हैं और जीएसटी जैसे इस समस्या को लेकर जूझ रहे हैं। मेरे साथ कुछ और साथी मित्र हैं जो व्यापार से जुड़े हुए हैं। इस चुनाव को लेकर इनकी क्या मंशा है, क्या सोचते हैं, क्योंकि इन व्यापारियों के पास आम व्यक्ति भी आता है, तो ये क्या सोचते हैं, मैं इनसे बात करूंगा। भाई साहब नाम बताएंगे। विकास शिवहरे नाम है मेरा। क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर? आप लोगों के बीच, आपके के पास छोटे बड़े वर्ग के लोग आते हैं, इनको क्या सोचते हैं वो, और आपके बीच क्या चर्चा होती है? व्यापारी वर्ग तो चाहता है कि अगर जीएसटी या फिर जो भी नियम जो बने हुए हैं सरल होने से व्यापार बढ़ेगा तो आसपास के जो भी स्थानीय लोग हैं वो भी खुश रहेंगे सरकार से। और कहना को कि डिक्टेटरशिप चालू हो गई मोदी की, तो ये गलत है, क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है, इसलिए वो किसी चीज़ का विरोध ही नहीं कर पा रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये डिक्टेटरशिप चल रही है। तो देखिए, विशेष बड़ी बात इन्होंने कहा कि व्यापारी है, लोगों के बीच काम करता है, इस चीज को चिंतन करता है, मंथन करता है कि विपक्ष बिखरा हुआ है। विपक्ष बिखरा हुआ है तो लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? तो विपक्ष अगर मजबूत होगा, इनकी मंशा है कि विपक्ष मजबूत हो। विपक्ष कैसे मजबूत हो? हमारे साथ और कुछ साथी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या समझते हैं, जो एक बात निकल के आई कि विपक्ष कमजोर है, कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? ये एकदम सही बात है कि आज की डेट पे विपक्ष बहुत कमजोर है, जिसका फायदा सत्ता पक्ष उठा रहा है। क्योंकि आज की राजनीति विशेषकर धर्म आधारित हो गई है। आज धर्म से ही जोड़ के सब कुछ देखा जा रहा है। आम नागरिक को जो समस्याएं हैं, रोज कमाने खाने वाले, कोरोना के बाद से जो उनकी हालत हुई है, उस पर सरकार का ध्यान न हो करके, राम मंदिर ठीक है, लोगों की आस्था का विषय है, राम मंदिर अच्छी बात है, बनना चाहिए था, पर उसके साथ साथ जो तरक्की होनी चाहिए थी वो अब धीरे धीरे कम होती जा रही। तो देखिए, धर्म आधारित राजनीति हो गई है और विपक्ष का कमजोर होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मजबूत होने का कारण है। तो ये एक बड़ा बात निकल के आया कि धर्म की राजनीति हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है, ये आरोप है। नहीं, ये आरोप बेबुनियाद है। आस्था का विषय था राम मंदिर, और वर्षों से इस मुद्दे पे लोग कोर्ट में थे। कोर्ट ने फैसला दिया है और उस आधार पे राम मंदिर का निर्माण हुआ है। और अभी मेरे मित्र थोड़ी देर पहले ही बोले कि ईडी सीबीआई का डर दिखा के डिक्टेटरशिप कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो विपक्षियों का दुर्भाग्य है कि जिन पे भी जो है जांच होती है वो कांग्रेसी निकल रहे हैं, ये उनका दुर्भाग्य है। यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य में ही चाहे अधिकारी भी देखिए, वो उनको कांग्रेसियों का संरक्षण प्राप्त था, वो अभी पिछले 1 साल से जेल में हैं और उनके खिलाफ सबूत भी मिले हुए हैं। तो जो भी हैं वो उनका दुर्भाग्य है कि वो कांग्रेसी निकल रहे हैं और उनके खिलाफ जांच में सबूत भी मिल रहे हैं। तो ये बात जो निकल कर दूसरी बात समझ में आई कि जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं कांग्रेसियों पर ही लग रहे हैं, ये कांग्रेसियों का दुर्भाग्य है। अजीत पवार कोई कांग्रेसी नहीं है। अजीत पवार इस देश का सबसे भ्रष्ट मंत्री साबित हुआ है। पर अभी उसके ऊपर भाजपा का गंगा जल छिड़क के नरेंद्र मोदी जी 4 दिन पहले उसके लिए बोलते हैं, अजीत पवार के लिए, कि अजीत पवार को ना मतलब जेल के अंदर होना चाहिए। जैसे ही अजीत पवार का भाजपा प्रवेश होता है, अजीत पवार के ऊपर से सारे के सारे एलिगेंस हटा लिए जाते हैं। ईडी सीबीआई उसके यहाँ का घर का पता भूल गई है। कहाँ है वो ईडी सीबीआई? अजीत पवार के मतलब के भाजपा में आने से हो गया है? गंगा जल छिड़क रहे ये भाजपा है। जितने इस देश में जितने भ्रष्ट लोग आज के तारीख में भाजपा में हैं, उतने भ्रष्ट लोग देश की किसी दूसरी पार्टी में नहीं है। सारे भ्रष्टाचारियों का भाजपा प्रवेश करा करके टिकट दे गई है। हेमंत बिस्व शर्मा क्या थे? हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर आरोप तय हैं, पर उनको असम का मुख्यमंत्री बनाया गया। ट्रॉफी दे रहे हैं ये भ्रष्टाचारियों को, ट्रॉफी, ये लीजिए कुर्सी। भ्रष्टाचारियों को ट्रॉफी दी जा रही है। देश में काम करने वाले, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वालों के बीच में इस बात की चर्चा है। और चर्चा अगर दिल्ली में है तो पेंड्रा गौरेला मरवाही में भी है कि ईडी
और भारतीय जनता पार्टी गंगा जल छिड़क कर लोगों को पवित्र कर रही है। अगर ये देश में चर्चा है और इस कस्बाई इलाके में चर्चा हो रही है तो निश्चित ही राष्ट्रीय दलों को, राजनीतिक दलों को चिंता करना चाहिए इस बात को लेकर कि ये चर्चा गांव-गांव में क्यों फैली, गांव के लोग क्या समझते हैं, क्या मंशा है उनकी, इसको लेकर एक बात छिड़ी हुई है। और अभी हम खड़े हुए हैं बिलासपुर और कोरबा संसदीय क्षेत्र की सीमा पेंड्रा में। यहाँ दोनों संसदीय क्षेत्र के लोग वोट करते हैं। ये शहरी क्षेत्र है जहाँ बिलासपुर का लोकसभा क्षेत्र आता है और इसी का ग्रामीण इलाका कोरबा संसदीय क्षेत्र में आता है। मैं अभी खड़ा हूं पेंड्रा जमींदारी के महल में, जहां से बात कर रहा हूं इस बात को लेकर कि इस बार लोकसभा का चुनाव किस बुनियाद पर, किस वजह पर, किस मुद्दों पर लड़ा जाएगा। इसके लिए मैं फिर से एक बार निर्माण जायसवाल भाई से बोलना चाहूंगा कि क्या सोचती जनता, क्या सचमुच जो नितिन भाई ने कहा ये बात सही है कि गंगा जल दे के ट्रॉफी दे रही है? देखिए, कुछ लोगों के सोचने के विषय है, बाकी आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी अभी इस 5 साल के कार्यकाल में एक से एक काम हुए हैं जो कि कोई भी सरकार नहीं कर सकती थी। ये मजबूत सरकार ने करके दिखलाया है। 370 राम जन्मभूमि वाला मुद्दे को निपटाया, 3 तलाक वाले मसले को निपटाया और भी कई बड़े से बड़ा काम इन्होंने किया जो कि कमजोर सरकार नहीं कर सकती थी। इसीलिए आज फिर एक बार जरूरत है इस देश में। रोजगार को लेकर क्या कहते हैं? आम आदमी रोजगार से पीड़ित है। ठीक है, मजबूत हुआ है देश, आपका मानना है मजबूत हुआ। रोजगार को लेकर क्या प्रयास किया गया सरकार? समय समय पर नियुक्ति पत्र बांटते रहते हैं मोदी जी, तो ऐसा बिल्कुल भी बोला जाना उचित नहीं है कि रोजगार के संबंध में किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग पढ़ते रहते हैं कि आज जितने नियुक्ति पत्र बटे, तो समय समय पर ये होता रहता है। तो पत्र कहाँ बट रहे हैं? नियुक्ति पत्र बट रहे हैं इनके खाली टीवी के सामने। 6000 नियुक्ति पत्र बांट करके आप इस देश के 140 करोड़ लोगों को क्या रोजगार दे दोगे? आपको ये चीज शायद मेरे मित्र को पता नहीं है कि हंगर इंडेक्स, भुखमरी में हिंदुस्तान आज पाकिस्तान के भी नीचे आ चुका है। आईएमएफ ने जीडीपी का रेट बहुत नीचे ले आया है। फर्जी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, मीडिया के साथ में पूरा इनका मतलब मिली भगत है। हर चीजों को ना मैनेज करके रखा हुआ है। तानाशाही यही तो तानाशाही है। संस्थाओं को पूरी तरीके से आप मतलब क्या है ना कैप्चर कर चुके हैं। ठीक, लोगों को, संस्थाओं को आप अपना काम नहीं करने दे रहे हैं। तो इससे बड़ा तानाशाही का और कोई दूसरा स्वरूप होता है क्या? चुनाव की जो बात है, बोलते हैं लोग कि चुनाव में हम जीत रहे हैं। कैसे इस चुनाव को जीता जा रहा है? मेरे मित्र लोग इससे अनभिज्ञ नहीं है। कैसे इस देश में चुनाव को मैनेज किया जा रहा है, कैसे इस देश में ईवीएम को सेट किया जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट के पढ़े लिखे 10,000 वकील पिछले 3 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईवीएम को हटाने के लिए। कहीं भी इसकी चर्चा हो रही है क्या? 10,000 वकील क्या मतलब क्या उनके पास में बुद्धि नहीं है ईवीएम को मानने के लिए? इलेक्शन कमीशन बोलता है कि ईवीएम को आप मतलब हैक कीजिए। ईवीएम हैक नहीं होती, ईवीएम की प्रोग्रामिंग होती है। देखिए, ईवीएम की बात आ गई, मतलब अध्ययन सभी वर्ग का व्यक्ति कर रहा है। ऐसा नहीं कि दिल्ली में या राजनीतिक दल के में लोग बैठे लोग भी इस बात ही अध्ययन कर रहे हैं, आम व्यक्ति भी कर रहे हैं। ये लोग जो बैठे हैं, जितने ये 10-12 लोग हमारे साथ ही बैठे हुए, सब एक साथ सहयोगी हैं। इनके मन, ये एक साथ पढ़ने वाले लोग हैं। ये इनकी उम्र 40 के पार है, लेकिन बैठते एक जगह है, लेकिन मतों में कितने मतांतर है। मेरे साथ एक और साथी मित्र आए हैं। भाई साहब, नाम बताएंगे अपना? विनय कुमार सूर्यवानी। विनय जी, आप थोड़ा लेट आए, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंक चुका है। क्या किस ओर जा रहा चुनाव लोकसभा 2024 का? 2024 में स्पष्ट रूप से मोदी जी की सरकार फिर से बन रही है। क्यों, कहां से दिख रही है आपको? हर तरफ सारा हिंदुस्तान मोदी में है, और ये पिछले 10 सालों में जो आमूल-चूल परिवर्तन देश में आया है वो पूरा विश्व देख रहा है। केवल भारत के लोग नहीं, आप विश्व की प्रतिक्रियाएं देखिए, विश्व में भारत की स्थिति देखिए। भारत के देश का एक सबसे पीछे का जो नागरिक है उसकी खुशी देखिए। आज जो योजनाएं मोदी सरकार गरीबों के लिए
असहाय लोगों के लिए और निःशक्त लोगों के लिए चला रही है, वो मुझे ऐसा एहसास नहीं होता कि मैंने अपनी जीवन में कभी ये तरक्की या ऐसा प्रयास किसी सरकार का देखा हो जो गरीबों और निःशक्तों और पिछड़े लोगों के लिए इतना कार्य कभी कोई सरकार की है। तो ये मोदी मैं भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक विशेष बात अपने साथियों से ही पूछना चाहूंगा कि मोदी मैं इस भारत में प्रत्याशी कितना महत्वपूर्ण है? प्रत्याशी तो बिल्कुल नगण्य है। प्रत्याशी की ना औकात क्या है? प्रत्याशी तो कहीं दिखाई नहीं देता। मोदी मोदी मोदी, अरे क्या है ये मोदी मोदी? एक ही नाम, एक ही नाम। और ऐसी कौन सी उपलब्धि है 10 सालों की? उपलब्धि तो बताओ आप। आपने इस देश की संस्थाओं का दुरुपयोग करके चंदा वसूली। उपलब्धि मैं बताऊंगा। पिछले आजादी के बाद से पिछले 70-75 सालों में, जब से भारत देश आजाद हुआ है, अभी भी पिछले 10 वर्ष पहले तक जो जीवन की मूलभूत समस्याएं हैं, लोग उनसे जूझ रहे थे। लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, शुद्ध पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में वो दिया है। इसलिए देश की जनता, जो गरीब जनता थी, जिनकी समस्याओं का निदान हुआ, उनको पक्के मकान मिले, पीने का शुद्ध जल मिल रहा है जल जीवन मिशन के माध्यम से, उनको निःशुल्क जो है। लेकिन एक बड़ा आरोप लगा है भारतीय जनता पार्टी पे कि प्रत्याशी नगण्य है। मोदी के नाम पर कहां बिगुल फेंकोगे आप? प्रत्याशी नगण्य है। देखिए, प्रत्याशी नगण्य नहीं, यहाँ पे देश के जो प्रमुख नेता हैं हमारे, नरेंद्र मोदी जी हैं, सारे लोग मिल के एक योजना तैयार करते हैं, उस योजना पे काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी मुखिया जरूर हैं, पर सारे लोग मिल के एक साथ मिल के योजना तैयार करते हैं, उस योजना पे काम होता है। आपको लगता है सारे लोग मिलकर योजनाएं बना रहे हैं? शुद्ध तानाशाही। केवल 2 लोगों की सरकार चलती है इस देश में, केवल 2 लोगों की। अमित शाह दूसरे नंबर पे नरेंद्र मोदी, पहले नंबर पे अमित शाह है। नरेंद्र मोदी खाली मुखौटा है इस देश में। देखिए हमारे साथी कितना, देखिए ये लोग, मैं एक बार बार अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये सभी लोग डेली उठने बैठने वाले लोग हैं। इनके बीच मित्रता है, लेकिन देखिए राजनीतिक रूप से कितने विभिन्न है ये लोग, कितनी विद्वेषता भरी हुई है राजनीतिक दलों के नाम पर, एक दूसरे में कितने इनके विचारों में अंतर है। जी विनय भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपने कहा प्रत्याशी नगण्य है। प्रत्याशी आपके साथी ने मेरे साथी ने आरोप लगाया। मेरा साथी जो भी आरोप लगा रहा है वो जनता उसको तय करेगी कि उसके आरोप कितने सही हैं। प्रत्याशी कभी नगण्य नहीं होता है। प्रत्याशी चुन के आता है तो जनता उनको चुनकर भेजती है, न कि वो मोदी को चुनकर भेज रहे। प्रत्याशी में योग्यता है, प्रत्याशी में ईमानदारी है, प्रत्याशी जमीनी स्तर का है। आज जनता का मूड बदल चुका है। आज जनता इनोवा में, फॉर्च्यूनर में उतरने वाले नेता को नहीं पसंद करती। आज जनता पसंद करती है जमीनी स्तर के आदमी को, जो जनता के कार्यों को सरलता से कर सके। आज सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के वही सामान्य कार्यकर्ता हैं जो जमीन में बैठकर जमीनी स्तर पर गरीबों, निःशक्तों और असहायों की सहायता करते हैं। तो प्रत्याशी नगण्य नहीं है, प्रत्याशी नगण्य नहीं है। हमारे साथी ने कहा प्रत्याशी नगण्य नहीं है। बड़े बड़े गाड़ियों में, सफेद गाड़ियों में बैठने वाले लोगों पर जनता पसंद नहीं करती, इसलिए छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को बीजेपी ला रही है, तो प्रत्याशी नगण्य नहीं है। जी क्या आरोप है? बिलासपुर प्रत्याशी तोखन साहू क्या यहाँ पे छोटी गाड़ियों में आते हैं? बैलगाड़ियों में घूम रहे हैं यहाँ वो। उनके पास भी फॉर्च्यूनर ही है। क्षमा कीजिएगा मित्र, हाँ, आप गाड़ी की बात कर रहे हैं तो वो स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। जो भिलाई से आयातित देवेंद्र यादव जी हैं, वो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोयले का और शराब का पैसा है, इसलिए वो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। देखिए मेरा अपने साथियों से निवेदन है, ये झगड़ा इसी स्तर पर ना करें, एक दूसरे पर सीधा आरोप न लगाएं, प्रत्याशियों के ऊपर चर्चा करें, लेकिन एक दूसरे पर इस तरह उत्तेजित ना हो। हमारा कार्यक्रम आप लोगों के बीच खलल पहुंचाना नहीं है, आपकी मित्रता में खलल पहुंचाना नहीं है। 400 टिकट अभी तक भाजपा की फाइनल हुई है, जिसमें से 145 टिकट उन लोगों को दे गई जो लोग दूसरी पार्टी से आए हैं। आयातित कौन रहे, किनके पास है, वो चीज पूरा देश देख रहा है। आज पूरा देश आयातित बोल रहे हैं। कौन सा आयातित है? इसी प्रदेश का है, इसी प्रदेश का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी से जैसे गुलाम नबी आजाद जी ने अभी
G20 या जो भी उस पे मार्ग पे चल के एक अलग अपना वो बना रहे थे, तो सारे लोग आपके आजाद होना चाहते हैं, बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, कांग्रेस के भ्रष्टाचारी कांग्रेस के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। जोर है, ईडी सीबीआई का जोर है, इनकम टैक्स वो आपका दुर्भाग्य है, वो आपका दुर्भाग्य है। ईडी सीबीआई पे जोर है, इस पे बात ईडी सीबीआई पे हमारे साथी विनय एक बार चर्चा करेंगे जी। ईडी सीबीआई के बारे में एक सामान्य व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, एक गरीब, एक सरल व्यापारी, ईमानदार व्यक्ति से पूछना चाहता हूं कि ईडी सीबीआई ने किस ईमानदार और सरल व्यक्ति के ऊपर हाथ डाला है या छापा मारा है? ये सारे देश के भ्रष्ट लोग, करप्ट लोग, जो हजारों ये संतोष भाई, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या भाजपा पूरी ईमानदार पार्टी है कि उनके एक भी सांसद पर कभी कोई आरोप नहीं लगा? केवल ईडी और सीबीआई की कार्यवाही विपक्षियों पर होती है। ईडी सीबीआई, ईडी देखिए, मैं का पता भूल गई है। ईडी सीबीआई 7 स्टेट का पता भूल गई है और ये कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा संपन्न होने जा रहा है। और जिस तरीके से लोकतंत्र को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में बुगुल खिंचा हुआ है, फूका हुआ है, आज हम राजमहल पेंड्रा से कोरबा और बिलासपुर संसदीय क्षेत्र के लिए एक चुनाव पे चर्चा पे कार्यक्रम के साथ शामिल हुए। अगले कार्यक्रम के लिए हम जल्द आपके बीच नई चर्चा को लेकर आपके बीच आएंगे।